हाय एवरीवन। मैं हूं गजनफर और मैंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया है। और आज मैं जिस टॉपिक को कवर कर रहा हूं उस टॉपिक का नाम है रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिसको करने में हमारे को 1 मिनट से 2 मिनट लगता है, वो प्रॉब्लम्स रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट यूज़ करके ज़्यादातर केसेस में सिर्फ एक लाइन में सॉल्व हो जाती है। सो ये कॉन्सेप्ट जेई मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स को बहुत स्पीड से सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे को ये मालूम होना चाहिए कि रिड्यूस मास होता क्या है और ये अप्लाई कब होता है और इसकी पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई तब होता है जब दो मास सिस्टम होते हैं। जब सिस्टम में दो मास होते हैं तो हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, टू मास सिस्टम है। ओके। और ये दो मास का जो सिस्टम है, इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। यानी कि जो दो मास का सिस्टम है, इसमें जो मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल इंटरेक्टिव फोर्सेस की वजह से है। इसमें सिर्फ म्यूचुअल इंटरेक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं। तो जैसे मैं बोलता हूं कि दो मास सिस्टम है जिसमें सिर्फ म्यूचुअल इंटरेक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? हमारे दिमाग में आएगा कि दो मास, दो प्लैनेट्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मूव हो रहे हैं। या हमारे दिमाग में आएगा कि दो चार्ज जिनमें या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या रिपल्शन लग रहा है, उनका मूवमेंट आएगा। तो ये तो हो गए ट्रांसलेशन मोशन के सवाल। या जैसे कि दो बाइनरी स्टार सिस्टम है जो कि अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है अंडर द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या फिर हमारे दिमाग में सवाल आएगा कि दो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जो कि या तो ऑसिलेट कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं, या कहीं पे दो मास के बीच में कोलिजन हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो फिजिक्स में, मैकेनिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक्स में डिस्कस करते हैं, जिसमें खाली टू मास सिस्टम होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। पहले मैं रिड्यूस मास का फॉर्मूला दे दूं और बाद में मैं इसको डिराइव करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आता कहां से। सो रिड्यूस मास म्यू for two mass m1 and m2 is defined as m1 m2 upon m1 plus m2। रिड्यूस्ड मास को डिफाइन करते हैं m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि रिड्यूस्ड मास किस थ्योरी से आता है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास दो मास है m1 एंड m2 जो कि वेलोसिटी v1 एंड v2 से मूव कर रहे हैं। सो लेट्स सपोज कि हम दो मास लेते हैं m1 m2। ये मास हो गया m1 जो कि वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, और ये मास हो गया m2 जो वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है। मैंने यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए क्या किया है कि दोनों मास v1 v2 की दोनों मास m1 m2 की वेलोसिटी जो v1 v2 दी है वो स्ट्रेट लाइन में दे दी है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं भी होती तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो थ्योरम हम लोग डिराइव करने वाले हैं वो थ्योरम ये बोलती है कि दोनों मास की जो काइनेटिक एनर्जी है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये किसी भी रेफरेंस फ्रेम में हो सकती है। हम मानते हैं कि ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में ये काइनेटिक एनर्जी है, देन दिस काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू this kinetic energy is basically equal to kinetic energy of the center of mass, सेंटर ऑफ मास की जो काइनेटिक एनर्जी है, प्लस काइनेटिक एनर्जी of both the particles
विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये कॉन्सेप्ट है कि किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द पार्टिकल्स विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। तो पहले हम इसको डिराइव करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी। तो हमें मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन एज m1 v1 plus m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो हम बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगी हाफ m1 प्लस m2 एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर विच इज m1 v1 प्लस m2 v2 divided by m1 plus m2 whole square. Okay, and what is the kinetic of particles with respect to center of mass? So let's write the kinetic energy of particle 1 with respect to center of mass. This is kinetic of particle 1 with respect to center of mass, which will be equal to half m1, and the velocity of particle 1 in the center of mass reference will be v1 minus v center of mass, which will be equal to half m1 v1 minus v center of mass is what? m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2 का whole square. And if you simplify this, तो हमारे पास आ जाएगा kinetic energy of particle 1 in the center of mass reference frame will be half m1, and अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा हाफ m1 m2 स्क्वायर v1 माइनस v2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ओके, एंड अगर तुम लोग सिमेट्री से देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल 2 होगी सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में, वो भी ऑन द सेम लाइन आ जाएगी हाफ m2 m1 स्क्वायर v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने काइनेटिक पार्टिकल 1 इन सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम निकाल ली एंड काइनेटिक पार्टिकल 2 इन सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम निकाल ली। थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूं इसको और तुम देखो आगे कि तो काइनेटिक बोथ द पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 इन सेंटर ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा। विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है हाफ m1 m2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, और इधर हमारे पास आ जाएगा कॉमन आ जाएगा m1 प्लस m2 विच विल कम आउट टू बी हाफ m1 m2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एंड नाउ यू सी हियर कि ये जो टर्म आई है हमारे पास m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दिस इज नोन एज रिड्यूस्ड मास। और यहाँ पे देखो जो v1 माइनस v2 क्या है, 1 और 2 के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 लिख सकते हो म्यू, एंड दिस इज v relative का स्क्वायर। v minus v2 can be written as the relative velocity between particle 1 and particle 2। तो ये जो है यही टर्म है जो हमारे को रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेगी, और आगे हम इसको समझेंगे कि ये टर्म कैसे हेल्प करेगी प्रॉब्लम को एक लाइन में सॉल्व करने के लिए।
तो पहले हम जो डेरिवेशन की बात कर रहे थे हम उसको उस पे आ जाते हैं। तो हमारे पास काइनेटिक जो सेंटर ऑफ मास आ गई, जो कि ये वाली टर्म है, काइनेटिक सेंटर ऑफ मास ये वाली टर्म है, और ये टर्म आ गई हमारे पास काइनेटिक ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये वाली टर्म। तो हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, kinetic energy of center of mass plus kinetic energy of particle with respect to center of mass. This is equal to half m1 plus m2 m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हाफ 1 अपॉन m1 प्लस m2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 होल स्क्वायर माइनस m1 m2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 2 m1 प्लस m2 m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर माइनस m1 m2 v1 स्क्वायर माइनस m1 m2 v2 स्क्वायर। इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सॉरी यहाँ पे ये मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे ये प्लस साइन आएगा और यहाँ पे प्लस साइन आएगा, यहाँ पे प्लस साइन आएगा। सो दिस विल कम आउट टू बी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ओके, ये छोटी सी गलती कर दी, स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो मैंने क्या डिराइव कर लिया, मैंने रिजल्ट डिराइव किया हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको तुम ऐसे समझो कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा है, अगर सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो सिस्टम का जो मोशन है वो प्योरली अंडर इट्स ओन इंटरेक्टिव फोर्सेस होगा। यानी कि अगर दो ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ वही फोर्स एक्ट करेंगे और इंटरनल फोर्सेस ही एक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब होगा कि सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी। उसके अलावा क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इसीलिए सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। अब जो फोर्सेस बचे हैं वो सिर्फ इंटरनल फोर्सेस बचे हैं और इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक चेंज नहीं कर सकते, तो सिर्फ इंटरनल फोर्सेस इस टर्म को चेंज करेंगे। तो हमारे पास जो टर्म चेंज होगी वो सिर्फ ये वाली होगी हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। और मैंने अभी क्या बोला था, अगर सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, प्रोवाइडेड कि इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव होने चाहिए। इसका मतलब अगर
सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, इंटरनल फोर्स अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहेगी, पर बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी फिर भी कंजर्व रहेगी। ओके, सो अगर फोर्सेस इंटरनल कंजर्वेटिव है तो जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियरली, तो जिन सवालों में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा उसमें क्योंकि काइनेटिक सेंटर ऑफ मास तो कांस्टेंट रहेगी, तो ये वाला जो टर्म है ये कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। और जिन सवालों में अगर इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव है, जैसे कि फ्रिक्शन वाले सवाल हम लोग करेंगे, तो उस केस में ये वाली जो टर्म है ये कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में, क्योंकि टोटल एनर्जी तो फिर भी कंजर्व रहेगी। ओके, सो स्टूडेंट समझ में आ गया कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इन अ ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम और एनी रेफरेंस फ्रेम हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर will be equal to kinetic energy of the center of mass in that reference frame plus half mu into v relative का स्क्वायर। तो अब इसको अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं कि कैसे ये क्वेश्चंस को हेल्प करेगा, मतलब रिड्यूस करेगा, उसको एक लाइन में कैसे कन्वर्ट कर देगा। तो लेट्स से कि हमारे पास दो मास है m1 एंड m2। ग्रेविटेशन फोर्स का सवाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो मास है m1 एंड m2 और हम ये अज्यूम करते हैं कि इनिशियली ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ओके, तो हमारे को अगर ये पूछा जाए कि कुछ टाइम बाद अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, अगर इन दोनों की जो डिस्टेंस r है तो इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होगी। सो बहुत क्लियर है, सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे था तो सेंटर ऑफ मास अभी भी रेस्ट पे रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स को एक्ट नहीं कर रहा है और इंटरनल फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास को चेंज नहीं कर सकते। तो हमने जो लिखा था कि जो टोटल काइनेटिक है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक सेंटर ऑफ मास तो पहले भी जीरो थी, अभी भी जीरो है। अब ये जो टर्म आई है हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, वो किसके एक्सपेंस पे आएगी, इट विल कम एट द एक्सपेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू दो मास m1 m2 अगर डिस्टेंस r से सेपरेटेड हो तो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, माइनस जी m1 m2 अपॉन r, और ये यहाँ पे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r, और वी कैन से दैट v रिलेटिव, क्योंकि काइनेटिक सेंटर ऑफ मास तो कांस्टेंट ही रहती है, अगर मैं यहाँ पे लिख भी लूँ इनिशियल कुछ काइनेटिक थी भी सही तो काइनेटिक सेंटर ऑफ मास तो चेंज होगी नहीं। सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस जी m1 m2 अपॉन म्यू r square root of this. So this is equal to square root of twice g m1 plus m2 divided by r। तो तुम लोगों ने देखा कि ये इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने से एक लाइन में सॉल्व हो गया। अगर हम इसको रेगुलर तरीके से सॉल्व करते तो हमारे को क्या करना पड़ता, पहले हमारे को कंजर्वेशन मोमेंटम निकालना पड़ता, फिर कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी लगाना पड़ता, फिर हम v1 इन v2 निकालते हैं और उसके बाद हम v रिलेटिव निकालते हैं। सो हम लोगों ने देखा कि इस रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट से ये प्रॉब्लम कितनी सिंपल हो गई। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब मैं निकालना चाहता हूं कि अगर मेरे पास दो ब्लॉक सिस्टम है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है सपोज, एंड मैं ये बोलता हूं कि ये मेरा मास m1 है जो वेलोसिटी v1 से चल रहा है, और ये एक मास m2 है
जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है और ये वेलोसिटी v2 से चल रहा है। अगर हमारे को निकालना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, जब ये कोलिजन होगा तो इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा। तो हमारे को ये तो मालूम है कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे क्या होता है कि दोनों पार्टिकल जो होते हैं वो सेम वेलोसिटी मूव कर रहे हैं और वो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है। सो अगेन अगर हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, मतलब एट द मैक्सिमम कंप्रेशन क्या हो जाएगा, दो पार्टिकल जो मूव हो रहे होंगे v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मूव हो रहे होंगे। सो इफ आई अप्लाई दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। u इनिशियल कितनी है 0, k इनिशियल कितनी है k सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ म्यू v relative square is v1 minus v2 whole square. This is equal to final potential energy is half kx square and kinetic energy will be k center of mass plus half mu. Now because both the particles are moving with the same velocity, तो उनकी relative velocity क्या हो जाएगी 0, क्योंकि center of mass की काइनेटिक चेंज हो ही नहीं सकती है because no external force is acting, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सीधा सीधा आ गया x इज इक्वल टू म्यू बाय k स्क्वायर रूट ऑफ v1 माइनस v2। तो हमने इस सवाल को बहुत इजीली एक लाइन में सॉल्व कर दिया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम लोगों को। देखो मैंने क्या यूज किया है, इनिशियल पोटेंशियल 0 है, इनिशियल काइनेटिक को है वो क्या है k सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ म्यू v1 माइनस v2 का स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल ये हाफ kx स्क्वायर है और फाइनल काइनेटिक क्या है k सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर। क्योंकि जब मैक्सिमम कंप्रेशन होता है तो दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं जो कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होता है। तो आफ्टर कोलिजन एट द मैक्सिमम कंप्रेशन v रिलेटिव 0 हो जाएगा और k सेंटर ऑफ मास जैसे कि चेंज होता नहीं है, तो इससे हमारे को सीधा सीधा x आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ म्यू बाय k v1 माइनस v2। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूं तुम लोगों को अलग अलग टॉपिक से। एंड लेट्स से कि ये एक वेज जैसा बना हुआ है, इसका सरफेस स्मूथ है एंड इस पे हमने एक मास m रख लिया जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी u दे दी और ये जो वेज है इसका मास हम मान लेते हैं कि 5m है। हमारे को ये मान पता लगाना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट जिसपे ये मास m इस वेज पे चलेगा। तो अज्यूम कर लो कि ये मैक्सिमम हाइट h तक जाता है, सपोज कर लो कि ये मैक्सिमम हाइट h तक राइज होता है। कहने का मतलब है कि ये सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उछल के बाहर नहीं जाएगा। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा उस समय इस ब्लॉक की जो है अपवर्ड वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये वेज और ये मास m दोनों सेम वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं। ओके, तो हम अगर रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लगाते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी कैन से इफ यू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। u इनिशियल पोटेंशियल इज 0 है अभी, k इनिशियल इज k सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर इज u माइनस 0 का स्क्वायर। रिमेंबर k सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत नहीं है, द रीजन है कि k सेंटर ऑफ मास तो चेंज होता ही नहीं है, तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम कभी भी k सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट नहीं करेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू फाइनली अगर हाइट h तक राइज हो गया तो पोटेंशियल विल बी mgh एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी k सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर। क्योंकि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा उस समय पार्टिकल और वेज की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो उनके बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो तो 0 हो जाएगी।
क्योंकि वेज भी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और पार्टिकल भी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, एंड बिकॉज k सेंटर ऑफ मास इज सेम, तो ये तो यहां से और यहां से कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट विल गेट इज हाफ mu u square is equal to mgh, where mu is equal to m1 m2 divided by m1 plus m2, which is 5/6 है. Put the value here और तुम्हारे को h मिल जाएगा. h is equal to 5/6 पुट कर लेंगे म्यू की वैल्यू, तो दिस विल कम आउट टू बी 5/12 u स्क्वायर बाय g. तो देखा तुम लोगों ने कि रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट को यूज करके ये प्रॉब्लम हम लोगों ने एक ही लाइन में सॉल्व कर ली. हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव होते हैं. मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो फ्रिक्शन की प्रॉब्लम लेता हूं, क्योंकि मैंने बोला था कि जब कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी को कंजर्व कर लेंगे. लेकिन अगर इंटरनल फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होंगे तो वो टोटल एनर्जी तो कंजर्व नहीं कर पाएंगे. तो उस केस में क्या होगा, जो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन होगा जो कि इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वो बेसिकली लॉस ऑफ हीट एनर्जी में चला जाएगा. तो फॉर एग्जांपल हम एक प्रॉब्लम करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन की. उसमें हम रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे. एक बार ध्यान रख लेना कि फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ऑन द सिस्टम वो हमेशा जीरो होता है. वो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ऑन द सिस्टम वो हमेशा नेगेटिव होता है. ओके, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना. स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा जीरो होता है पूरे सिस्टम के लिए. इंडिविजुअल पार्टिकल पे वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पर पूरे सिस्टम पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा जीरो होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है. तो हमारे पास सवाल ये दे रखा है, हमारे पास ये मास m है और इसमें हम लोगों ने एक छोटा सा ब्लॉक रखा है जिसका मास स्मॉल m है, और इन दोनों सरफेस के बीच में हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है. और जो ग्राउंड सरफेस है हमारे पास उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है वो जीरो है, यानी कि ये सरफेस स्मूथ है. अब हमारे को बोला जाता है कि हम इस पार्टिकल m को वेलोसिटी u देते हैं, देन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये वाला मास m और ये वाला मास m दोनों सेम वेलोसिटी v से चलना शुरू कर देते हैं. तो हमारे को निकालना है कि फ्रिक्शन से कितना वर्क हुआ है. अब अगर फ्रिक्शन का वर्क निकालना है तो इस समय जो हो रहा है, जो इंटरनल फोर्सेस है वो कंजर्वेटिव नहीं है नेचर में, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है. सो व्हाट आई कैन से, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड सम वर्क डन which is against the friction force, work done against the friction force. या इनिशियल काइनेटिक जो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो तो फाइनल काइनेटिक आ जाएगी. तो इनिशियल काइनेटिक इज व्हाट, k सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर which is equal to k सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ म्यू, और इनिशियल काइनेटिक u रिलेटिव कितना है, u है. दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक k सेंटर ऑफ मास प्लस, अब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं, एंड व्हाटएवर इज द वर्क वी हैव डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन. इस समय जो
हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर की जो काइनेटिक लॉस हुआ है दैट इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। इस बार पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इस बार वो कहां जा रहा है, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो हमारे को सीधा सीधा मिल गया वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन क्या हो गया, हाफ म्यू रिलेटिव इज व्हाट, m into m upon m plus m into u स्क्वायर। ये वर्क डन हो गया। अगर ये पूछा जाए व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, तो हमारे को यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन तो हमेशा नेगेटिव होता है। और अगर ये पूछा जाए व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो हो जाएगा हाफ m कैपिटल M मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय u स्क्वायर। सो यू कैन सी कि हम लोगों ने वर्क डन बाय द फ्रिक्शन वाला जो सवाल था इसको हम लोगों ने कितनी इजीली एक ही स्टेप में कर लिया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करना चाहें तो मैं तुम्हारे को एक एग्जांपल और बताता हूं एंड तुम लोग फिर इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे और सवालों की प्रैक्टिस करो और जेईई मेंस में तुम्हारे को स्पीड डेवलप हो सकती है। एक और सवाल है जिसको मैं खाली बता दूंगा तुम्हारे को कैसे यूज करना है, तुम लोग खुद ट्राई कर सकते हो सवाल को। कि सपोज कर लो हमारे पास दो मास है m1 एंड m2 जो कि अगर स्प्रिंग से कनेक्टेड है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अगर इस कंबाइंड सिस्टम को ऑसिलेट करवाया जाए, मतलब जैसे कंप्रेस करके छोड़ दिया, ये लोग ऐसे ये दोनों मास ऐसे एसएचएम करेंगे, तो इसका जो टाइम पीरियड t निकालना है, यू कैन सिंपली राइट दिस एज t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू बाय k। इसको तुम लोग डिराइव कर सकते हो। अगर तुम्हारे को क्या बोलते हैं और सवालों की प्रैक्टिस करनी है तो अपनी शीट्स जो भी तुम लोगों के पास है इस मटेरियल को यूज करो और सवालों की प्रैक्टिस करो। जेईई मेंस में तुम्हारे लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा कि तुम लोग एक एक लाइन में इन सवालों को सॉल्व करके बहुत अच्छे से फास्ट स्पीड से सवालों को सॉल्व कर सकते हो। मैं कुछ और ट्रिक्स तुम लोगों को आगे सिखाऊंगा जो तुम्हारे लिए जेईई मेंस के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही काफी है, हम क्लास को यहीं ओवर करेंगे।